लिख सकते हैं, टर्न स्विच केस के थ्रू लिख सकते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर्स की हेल्प से लिख सकते हैं। तो ये आपके डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होने वाली है। और ये बताया था मैंने कि एक इफ होती है और एल्स होती है। इफ जो है वो रिप्रेजेंट करती है ट्रू को, मतलब जो कंडीशन ट्रू होती है वो इफ में एग्जीक्यूट होती है, जो फॉल्स होती है वो एल्स में होती है। और ट्रू और फॉल्स का मतलब 0 और 1 से है, ट्रू यानी 1 और फॉल्स यानी 0। ओके स्टूडेंट, और इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से होता है, आप इफ लिखेंगे, फिर एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर, ये जो कंडीशन होगी या तो ये ट्रू निकलेगी या फॉल्स निकलेगी। अगर ये ट्रू है तो इफ की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो एल्स की बॉडी में एग्जीक्यूट होगा। फिर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाया था कि मैंने ए और बी दो वैल्यू ली है और मुझे चेक करना है इसमें ग्रेटर क्या है, तो ये कंडीशन है। तो ये कंडीशंस बनाने के लिए हमें ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ऑपरेटर्स। तो अब कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो ये बताने जा रहे हैं हम आपको ऑपरेटर्स। सबसे पहले आता है आपका रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर के अंडर आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये आ गए आपके रिलेशन ऑपरेटर। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। चाहे तो मैं अलग अलग लिख दूं। चलिए, ये हो गए आपके रिलेशन ऑपरेटर। फिर इसके बाद आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है आपका ये एंड ऑपरेटर है। ये दो सिंबल लगाए, पाइप सिंबल बोलते हैं इन्हें। ये और ऑपरेटर है और एक एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाएंगे तो ये आपका कहलाएगा नॉट ऑपरेटर। ये वाला जो ऑपरेटर है ये आपका एंड ऑपरेटर है। ये वाला ऑपरेटर आपका और ऑपरेटर है, तो ये वाला ऑपरेटर आपका नॉट ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर। फिर आता है आपका रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और इक्वल टू वाला चाहो तो आप यहाँ लगा दीजिए 2 इक्वल टू। दीजिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिख दी है। रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए अब इसके आगे लिखते हैं आपके टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी,
क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये दो ऑपरेटर है जी, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये कहलाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। कौन कौन से जी? स्क्रीन हमारी विजिबल है, आपके उसमें कोई दिक्कत आई होगी? स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन। क्वेश्चन मार्क और कॉलन जो है वो टर्नरी ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है, ये नॉट ऑपरेटर है। ये वो ऑपरेटर्स हैं जिनकी हेल्प से कंडीशन डिजाइन की जाती है। इस कंडीशन को डिजाइन करने के लिए आपको इन ऑपरेटर्स की जरूरत होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं इन सभी का आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। जैसे आपसे कोई कहेगा ना यहाँ पे कंडीशन कैसे बनाई जाती है, तो कंडीशन विद द हेल्प ऑफ दीज ऑपरेटर बनाई जाती है। चलिए, अब मैं आपको सिंटेक्स लिखवा दूं कि कौन कौन से गलत सिंटेक्स हैं और कौन कौन से सही सिंटेक्स हैं। आपने लिखा इफ, इफ की बॉडी, फिर एल्स, और ये एल्स की बॉडी, इफ एल्स, तो ये ओके है। जो सही होगा मतलब उसके आगे मैं ओके लिखूंगा, जो गलत सिंटेक्स होगा उसके आगे मैं नॉट ओके लिखूंगा। ये ओके सिंटेक्स है। पहले इफ लिखते हैं, फिर एल्स लिखते हैं, तो ये इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो ये वैलिड सिंटेक्स माना जाएगा। चलिए, अगर आप खाली इफ लिख रहे हैं, एल्स नहीं लिख रहे, तो भी सिंटेक्स ओके है। इफ के साथ एल्स होना जरूरी नहीं है, इफ के साथ एल्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप खाली एल्स लिख रहे हैं तो फिर ये नॉट ओके है। एल्स विदाउट इफ नहीं हो सकता, इफ विदाउट एल्स हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इसका नॉट ओके होने की वजह है कि एल्स विदाउट इफ नहीं होता है, इफ विदाउट एल्स हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। एल्स विदाउट इफ नहीं होती, एल्स विदाउट इफ नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप एल्स लिख रहे हैं तो इफ होनी जरूरी है, एल्स विदाउट इफ नहीं होती। ओके, आपने एक इफ लिखा, फिर एक आपने एल्स लिखा, इफ एक एल्स, फिर इसके बीच में, इनके बीच में एक रनिंग स्टेटमेंट लिख दिया आपने, एक रनिंग स्टेटमेंट, इन दोनों के बीच में एक रनिंग स्टेटमेंट लिख दिया आपने। आप समझ गए, इन दोनों के बीच में एक रनिंग स्टेटमेंट आ गई, ये देखिए, ये मैंने लिख दी, तो ये नॉट ओके है। अब ये गलत हो जाएगा, नॉट ओके। इफ का अगर इफ के साथ एल्स है तो वो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, ठीक है। तो ये गलत हो जाए, अब ये गलत है। गलत होने की वजह है कि एल्स और इफ के बीच में आपने एक रनिंग स्टेटमेंट डाल दी, जो नहीं हो सकती, जो नहीं हो सकती, एरर आ जाएगी चीज के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें गलत होने की वजह क्या है? रनिंग स्टेटमेंट, ये वजह है इसकी गलत होने की, नॉट ओके।
आप केवल इफ लिख के भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे आपने इफ लिखा, एक इफ है, हाँ, तो आप कह रहे हैं कि एक इफ और लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इफ होती है, नहीं, आप दूसरी भी इफ लिख लीजिए, ले लीजिए, तो भी सही है। दोनों मतलब एल्स है ही नहीं, हाँ, तो भी सही माना जाएगा, तो भी इसे कंसिडर किया जाएगा कि सिंटेक्स आपने सही लिखा है, ठीक है, तो भी ओके है। आपने एक इफ लिखी, एक इफ लिखी, फिर एक इफ लिखी, फिर इस इफ का एक एल्स लिखा, हाँ ओके है, ये भी ओके है। ये इफ विदाउट एल्स है और ये इफ एल्स है, तो ये भी सही, ये भी कंसिडर किया जाएगा कि ओके है, ठीक है। इसी चीज को आपने इस तरह से लिखा है, इफ एल्स, ये भी ओके है। ये इफ एल्स हो गई और ये एल्स इफ हो गई, तो ये भी ओके है, ठीक है। इफ के साथ एल्स होना जरूरी नहीं होता, इसलिए मैंने आपको इस तरह से लिख के दिखाया कि ये इफ है, ये इसकी एल्स हो गई, ठीक है, और ये इफ है, हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पे ये इफ है और ये इसके साथ एल्स हो गई, ठीक, ओके है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी ओके माना जाएगा। इफ एल्स में भी कोई कंडीशन है तो आप एल्स इफ लिख सकते हैं, इफ एल्स इफ एल्स, ये भी ओके कंडीशन है। जब आप किसी एल्स में भी कोई कंडीशन चेक कराना चाहते हैं तो इफ लिखें, फिर एल्स इफ लिखें, तो ये इस इफ की एल्स ये है और इस वाली इफ की एल्स ये बनी जाएगी, ये भी ओके सिंटेक्स है, ये भी आपका सिंटेक्स सही है। अच्छा जी, अगर आप इसको विदाउट एल्स भी लिख रहे हैं तो भी कंडीशन ओके की जाएगा। ये इफ हो गई, ये इसकी एल्स हो गई, इस इफ की कोई एल्स नहीं है, हाँ ठीक है, ओके है, डन, कोई गलती नहीं है, ये भी सही माना जाएगा। चलिए, अच्छा जी, आपने क्या करा, एल्स में बिना कंडीशन लगाए यहाँ पर आप कोई कंडीशन लिख रहे हैं, जैसे आपने इफ में लिखी है, ऐसी आपने एल्स के आगे यहाँ पर कोई कंडीशन लिख दी, ये कंडीशन आपने यहाँ पे कोई लिख दी, तो ये गलत है, तो ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा, इसे गलत माना जाएगा, ये नॉट ओके है। मतलब एल्स के साथ अगर आप कंडीशन लिखना चाहते हैं तो आप एल्स के साथ इफ लगाएंगे, जैसे ये एल्स के साथ आप इफ लगा के कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट एल्स में कंडीशन नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगी, ठीक है। एल्स में कंडीशन नहीं होती, ये इसलिए गलत है, मैंने रीजन भी लिख दिया इसका गलत होने की वजह। यानी लिखी आपने इफ, फिर आपने लिखी एल्स, फिर इस इफ के अंदर आपने लिखी इफ एल्स, इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ, इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, इसे नेस्टेड इफ कहा जाता है। नेस्टेड इफ, ये अलाउड है, नेस्टेड इफ इसे कहते हैं नेस्टेड इफ, ओके है।
यही इफ एल्स एल्स में भी लिखी जा सकती है। इसे कहते हैं नेस्टेड एल्स। इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ और इट इज कॉल्ड नेस्टेड एल्स। It is called nested if else. इसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स जिसमें इफ के अंदर भी इफ एल्स और एल्स के अंदर भी इफ एल्स, इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ये नेस्टेड इफ है, ये नेस्टेड एल्स है, ये नेस्टेड इफ एल्स है। ओके, अगर इसी को ही मैं और आगे बढ़ा दूं, जैसे आप ये यहाँ लिख रहे हैं, तो जैसे कि अगर मैं इसमें, इसे एल्सिफ लैडर कहते हैं, लैडर। जैसे कि आपने कहा जी एक कंडीशन और है इसकी, तो ये आ गई। फिर आपने कहा सर एक कंडीशन और है, ओके, ये एल्स। इट इज कॉल्ड नेस्ट, इट इज कॉल्ड एल्स इफ लैडर। ये एल्स इफ लैडर है, ठीक है, ये भी ओके है। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड एल्स, नेस्टेड इफ, ये भी ओके है। ओके, चलिए और देखिए, देखिएगा, ये आपने एल्स लिखी और एल्स के आगे आपने जल्दबाजी में सेमीकोलन लगा दिया। जल्दबाजी में एल्स के आगे सेमीकोलन लगा दिया, नॉट ओके, ठीक है। एल्स में सेमीकोलन नहीं लगाते, एल्स में सेमीकोलन नहीं लगाते। पता है एरर आएगी, मिसप्लेस्ड एल्स। पता है क्या एरर देगा? नहीं सॉरी, मैं गलत लिख गया, ये तो ओके है, मैंने यहां पर सेमीकोलन लगाना था। ये इफ में सेमीकोलन नहीं लगाते, ये लीजिए, इफ में सेमीकोलन नहीं लगाते, एरर आ जाएगी, और एरर आएगी मिसप्लेस्ड एल्स। चलो एरर का नाम भी लिख दो। एरर जो आएगी, एरर आएगी मिसप्लेस्ड एल्स, इसकी एरर देगा मिसप्लेस्ड एल्स। तो अगर आपके प्रोग्राम में मिसप्लेस्ड एल्स की एरर आ रही है तो फौरन समझ जाना आप कि मिसप्लेस्ड एल्स का मतलब ये हो गया कि आपने इफ के आगे सेमीकोलन लगा दिया। अगर आप इफ के आगे सेमीकोलन लगाएंगे तो ये मिसप्लेस्ड एल्स की एरर देगा, मिसप्लेस्ड एल्स, ये एरर आएगी। समझ में आ गया? चलिए और देखिए, लेकिन अगर आप इसी चीज को इस तरह से कर देते हैं, देखिए, आप एल्स के आगे कोई सेमीकोलन लगा देते हैं तो ये ओके है, अब कोई एरर नहीं आएगी। हाँ जी, देखिए, हाँ ये ओके है। अगर आपने इफ के आगे सेमीकोलन नहीं लगाया, एल्स के आगे लगा दिया तो ओके है, ये कंपाइल भी होगा, रन भी होगा, लेकिन एल्स नहीं चलेगा। एल्स जो है, अब ये एल्स को रनिंग स्टेटमेंट मान ले, अब मतलब एल्स के आगे सेमीकोलन लगाने का मतलब हो गया खाली इफ रह गया, मतलब ये वाला रह गया, एल्स नहीं है एल्स के आगे। और अगर आप इफ के आगे सेमीकोलन लगा रहे हैं तो उसका मतलब ये एल्स रह गया खाली, तो इसलिए वो कहेगा यहाँ पे एरर यही तो आएगी, मिसप्लेस्ड एल्स। यहाँ पर जो एरर आएगी वो मिसप्लेस्ड एल्स ही आएगी। अगर आप इफ के आगे सेमीकोलन लगा देंगे तो एरर आएगी, और एल्स के आगे लगा देंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। और कहाँ पे गलती है और सही है? ठीक है स्टूडेंट्स, लीजिए, ये मैंने जितने भी सिंटेक्स हो सकते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, वैलिड और इनवैलिड सिंटेक्स कि इस तरह इतने तरीके से इफ लिखी जा सकती है, ठीक है स्टूडेंट। वैलिड एंड इनवैलिड सिंटेक्स सेव कर लीजिए।
चलिए अब आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। ओनली इफ, खाली इफ का यूज करूंगा इसमें, और मुझे ग्रेटर नंबर निकालना है। फाउंड ग्रेटर नंबर बिटवीन टू वेरिएबल्स यूजिंग इफ ओनली, खाली इफ लगानी है। चलिए अब देखिए प्रोग्राम कैसे बनेंगे। तो आप एक क्लास ले लीजिए जिसका नाम रख लीजिए प्रोग्राम 1, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग args। और स्टूडेंट, इसमें मैं जो यूजर से इनपुट लेने की सोच रहा हूँ उसमें मैं कमांड लाइन आर्गूमेंट का यूज करूंगा। मैं जितने भी आपके इनपुट हैं उनमें सबका यूज करूंगा। तो अभी जो यूज करूंगा वो मैं सबसे पहले यूज करूंगा कमांड लाइन आर्गूमेंट। तो इसमें मैं कमांड लाइन आर्गूमेंट की हेल्प से ग्रेटर नंबर निकालूंगा। तो इनपुट लूंगा, सॉरी, कमांड लाइन। तो मैं लिखा इंटीजर a इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्से इंट, फिर यहाँ लिखा args 0। लो जी, ये a इनपुट हो गया, ये b हो गया। अब इसमें से ग्रेटर निकालना है, लेकिन आपको एल्स नहीं लगानी। फाउंड ग्रेटर नंबर बिटवीन टू वेरिएबल्स यूजिंग इफ ओनली, तो केवल इफ लगानी है। तो बताइए कितनी कंडीशन बनेगी। एक तो कंडीशन बनेगी कि ए बी से बड़ा हो सकता है, एक कंडीशन बनेगी कि बी एक से बड़ा हो सकता है, और एक कंडीशन बनेगी कि ए और बी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। यानी कि 3 कंडीशन बन रही है। तो और केवल इफ से बनानी है, एल्स लगाना नहीं। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इफ ए बड़ा है बी से, डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन इज ग्रेटर। बी बड़ा है ए से, डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन बी इज ग्रेटर। ए इक्वल टू है बी के, बोथ आर इक्वल्स। लीजिए बन गई सारी। अगर ए बड़ा है बी से तो ए इज ग्रेटर, बी बड़ा है ए से तो बी इज ग्रेटर, और अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है तो बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। तो स्टूडेंट ये आउटपुट बिल्कुल करेक्ट देगा, बिल्कुल सही होगा, कभी भी गलती नहीं होगी, लेकिन प्रोसेसिंग हमेशा फालतू होगी, एक्स्ट्रा बेकार की प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रोग्राम में जितनी भी कंडीशंस लिखते हैं, यानी जितनी भी इफ लिखते हैं, इफ वो सारी चेक होती हैं। तो यहाँ पर ये पहली वाली कंडीशन को अगर चेक करेगा कि ए बड़ा है बी से, और ये कंडीशन सही निकली कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा ए इज ग्रेटर, प्रिंट करा देगा। लेकिन उसके बाद ये बाकी की जो 2 कंडीशन है जो नीचे लिखी हुई है कि बी बड़ा है ए से और इक्वल टू बी, इन दोनों को भी चेक करेगा। हाँ जी, ये है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। ऊपर आउटपुट दे चुका है कि ए इज ग्रेटर,
फिर भी उसके बाद ये नीचे दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। सही है। तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जब जाएगा तो एक्स्ट्रा प्रोसेस, बेकार की प्रोसेस की वजह से ये आउट हो जाएगा, मतलब इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आउटपुट हमेशा सही देगा, आउटपुट की बात नहीं हो रही। आउटपुट अभी आपको रन करके दिखा रहा हूं, हमेशा सही देगा ये आपको। अब दो वैल्यू रखूंगा 45 और 12, तो कह रहा है ए इज ग्रेटर, बिल्कुल सही। दोबारा रन करा 96, बी इज ग्रेटर, बिल्कुल सही। दोबारा रन करा 45 45, बहुत सारे ऊपर, बिल्कुल सही। कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है। लेकिन प्रोसेस फालतू है। ए इज ग्रेटर के बाद इसने बी और सी को भी चेक करा, बाकी दो कंडीशंस को। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने आउटपुट है इस प्रोग्राम का। हाँ जी, किसी को कुछ डाउट? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? हेलो स्टूडेंट। नो सर। चलिए, मैंने अभी बताया कि एक्स्ट्रा वर्क करेगा, बताइए क्यों? वो किस यहाँ पे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा प्रोसेस होगा, बताइए। क्योंकि इफ के बाद ये आगे की कंडीशंस को भी चेक करता है, तो आगे भी इफ लगा है वो भी चेक करेगा। हाँ जी, क्योंकि आपके प्रोग्राम में जितने भी इफ होती है ना, जितने भी इफ लिखी जाएंगी वो सभी को चेक करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब पहली वाली इफ को इसने चेक करा, वो सही निकली, तो उसने आउटपुट दे भी दिया आपको, ए इज ग्रेटर दे भी दिया। लेकिन उसके बाद भी नीचे ये बी बड़ा है ए से और ए इक्वल टू बी, इसको भी चेक करने गया था ये। लेकिन वो कंडीशन सही निकलेंगी नहीं, क्योंकि जब ए बड़ा है तो ये दोनों सही निकलेंगे नहीं, तो इनका आउटपुट तो प्रिंट होगा नहीं। लेकिन ये चेक करेगा, ये चेक करेगा इस चीज को। इसलिए कहा जाता है कि एल्स लगाना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि जब एक कंडीशन पहली वाली सही निकले तो बाकी दोनों को ये नीचे स्किप कर दे, तो क्या करें? तो इस प्रोग्राम को आप इस तरह से ना बना के इसके आगे आप एल्स एल्स लिख दीजिए। तो फिर ये एल्स में कब जाता है? जब इफ गलत होती है। तो जब इफ सही निकलेगी तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं, तो वो स्किप हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप अपना प्रोसेस, अपने प्रोग्राम का प्रोसेस कम कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया जी? यस सर। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखवाना चाहता हूँ, नोट। पढ़िए शिवानी जी, मैंने नोट क्या लिखवाया है? प्रोग्राम सही आउटपुट देगा लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में फेल हो जाएगा बिकॉज प्रोग्राम में एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होगी। अब ये भी लिखवाऊं क्यों? क्यों होगी यह समझ जाओगे कि जितनी भी समझ। इफ होती, क्योंकि जितनी भी इफ है ना, सभी इफ को चेक करेगा वो, जबकि निकलेगी कोई सी एक सही।
तो अगर पहली वाली सही निकली है तो बाकी दो को चेक करे ही ना, लेकिन ये करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होगी बिकॉज जेवीएम सभी इफ कंडीशंस को चेक करेगा। चलो, फाइल सेव एज प्रोग्राम 2 डॉट जावा। सॉल्यूशन पढ़िए, सॉल्यूशन क्या दिया मैंने इसका। सॉल्यूशन एल्स इफ का यूज करें अगर मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो। मैंने से प्रोग्राम नंबर 2 में मैंने यही सॉल्यूशन के साथ दिया है। ये देखिए, मैंने इसके आगे लगा दी एल्स और इसके आगे भी लगा दी एल्स। क्या कह रहा है, मैं फर्स्ट टाइम स्काइप यूज कर रहा हूँ। अरे भाई, भाई मैंने, आप बोलिए ना, आपकी पिक दिख रही है भाई सभी सर को। आपकी केवल नहीं, अब ये तो आपने नहीं बता सकता। सभी को स्क्रीन दिख रही है? आपने कहीं पे क्लिक करा है क्या? नहीं सर, मैंने कहीं क्लिक नहीं किया था सर। नहीं तो ऐसा तो नहीं, देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सामने स्क्रीन जा रही है। आपको सिर्फ क्या दिख रही है? आपकी फोटो दिख रही है सर। नहीं, ऐसा तो पता नहीं, ऐसे तो नहीं बता सकते ऐसा क्या हुआ है। आप एक बार लॉग आउट करके दोबारा से एक बार लॉग इन कर, मतलब एक बार लॉग आउट कर दीजिए, दोबारा से इसको कंटिन्यू कर लीजिए लॉग इन, ओके सर। क्योंकि ये सभी को स्क्रीन नजर आ रही है। और सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। जब मैंने यहाँ से कॉल करी, आपके पास कॉल गई, आप क्लिक कर दीजिएगा बस। ठीक है सर लॉग आउट करने के लिए कॉल काटनी पड़ेगी? हाँ जी, ये रेड बटन है नीचे, इस पे क्लिक कर दीजिए, एंड कॉल, और दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर। तो स्टूडेंट सिर्फ एल सिर्फ लिख दीजिए बस, सॉल्व आपका प्रोग्राम। आप चाहें तो लास्ट वाली एल्स भी हटा सकते हैं, लास्ट वाली एल्स को भी आप हटा सकते हैं इसको, क्योंकि अगर बड़ा नहीं है तो इक्वल होगा। तो एक कंडीशन आपको यहाँ पे बच सकती है, अगर आप इस चाहें तो इस वाली कंडीशन को यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए, तो आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये हटा दी मैंने। तो अगर ये पहली कंडीशन सही निकली तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं, ये यहीं पर एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट देगा और बाहर आ जाएगा। तो आपका प्रोसेस टाइम बच गया, प्लस जेवीएम को एक्स्ट्रा रीड करने को नहीं है। वैल्यू रखी 63 52, देखिए आउटपुट सही दे रहा है। 74 बिल्कुल सही दे रहा है। 63 बिल्कुल सही दे रहा है। पिछली बार भी आउटपुट सही था, आउटपुट अभी भी सही है, बस पिछले वाले प्रोग्राम में वो सभी इफ्स को चेक कर रहा है, यहाँ पर केवल वही इफ एग्जीक्यूट हो रही है जो सही है, बाकी को स्किप कर देगा। ओके स्टूडेंट, आप समझ गए? यस सर। ठीक है।
अब स्टूडेंट्स यही प्रोग्राम सेव एज प्रोग्राम नंबर 3, मुझे 3 वेरिएबल में से ग्रेटर निकालना है 3, और इंटरेक्टिव इनपुट लेना है, इंटरेक्टिव इनपुट। तो मैंने इसके लिए लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। मैंने स्कैनर क्लास इंपोर्ट करी है और मुझे 3 वेरिएबल्स में से ग्रेटर निकालना है आप फ्रॉम 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट इन। चलिए, ये स्कैनर क्लास का आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। अब आप एक रनिंग स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट कराइए, जिससे रीड करके कस्टमर को पता चल जाए, यानी क्लाइंट को पता चल जाए कि उसको क्या करना है। तो आपने कहा एंटर नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। चलिए, फिर इसके नीचे एक वेरिएबल ले लीजिए, जो भी आपको यूज करना अपने प्रोग्राम में, जो इनपुट होगा उसको स्टोर कराने के लिए। आपने कहा ए, और यहाँ लिखिए ऑब्जेक्ट का नाम sc डॉट नेक्स्ट इंट। sc जो है वो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम है, और ये यूजर डिफाइंड होता है। आप चाहें तो कुछ और नाम भी रख सकते हैं, लेकिन कोई रिजर्व कीवर्ड मत रख दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है, बच्चा कहने लगता है सर क्या मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम फॉर लिख दूं? फॉर नहीं, फॉर रिजर्व कीवर्ड है, जावा में लूप के लिए यूज होता है। तो आप रिजर्व कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। तो मैंने स्कैनर था इसलिए मैंने sc लिख दिया। आप कुछ और भी लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, एंटर सेकंड नंबर, ये आपका दूसरा नंबर भी तैयार हो गया। तो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। ऐसे आप एक तीसरा इनपुट ले लीजिए, मैंने कॉपी करके पेस्ट करा है, एंटर थर्ड नंबर। ले लीजिए ए बी सी आ गए। अब आप इसमें से ग्रेटर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? पहले आप लगाएंगे इफ, और इसमें लिखेंगे, अच्छा जी, इसमें मैं आपको ये प्रोग्राम को 3 तरीके से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को नेस्टेड इफ एल्स से। नेस्टेड इफ एल्स, ये देखिए, नेस्टेड इफ एल्स का यूज किया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले आप पता है कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स, तो आपको 3 में से ग्रेटर निकालना है, ए बी सी में से। तो सबसे पहले हम ए को लेके चलते हैं कि ए को बड़ा चेक करते हैं कि क्या ए बड़ा है कि नहीं। तो आप चेक करिए, क्या ए बड़ा है बी से? कंडीशन लगाइए कि क्या ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से और ये कंडीशन सही निकली, तो बताइए स्टूडेंट, ये एल्स में जाएगा या इफ के अंदर जाएगा? बताइए, अगर ये कंडीशन सही निकली तो ये कहां पर एग्जीक्यूट करेगा? इफ के अंदर, मतलब इफ की बॉडी में या एल्स की बॉडी में? अगर ए बड़ा है बी से तब बताइए। तो इफ की बॉडी में, इफ की बॉडी में। चलिए, मैं एक काम करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ पे मैं वैल्यू भी रख देता हूँ। स्टूडेंट, ये वैल्यू रखी है मैंने, चेक करिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बताइए, क्या ए बी से बड़ा है? यस सर। तो कंडीशन ट्रू निकली, ये अंदर आ गया। अंदर आने के बाद फिर एक कंडीशन मिली। तो स्टूडेंट, इफ के अंदर आने का मतलब है कि ए और बी में से ए बड़ा निकला। ए और बी में से कौन बड़ा है? ए बड़ा है। ए, फिर चेक करिए, फिर चेक करिए, हमें ए ग्रेटर देखना ना। तो ए बड़ा कब होगा? ए को हम कब कहेंगे कि ग्रेटर है? जब बी और सी उससे छोटे होंगे। तो हमने चेक करा कि क्या ए बी से बड़ा है, उसने कहा हाँ ए बी से बड़ा है, अंदर आ गया। अब किसकी कंपैरिजन बची? क्या ए सी से भी बड़ा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्या ए सी से? ये मैं स्पेस इसलिए छोड़ता हूँ जिससे कि रीडेबिलिटी, मतलब विजिबिलिटी और रीडेबिलिटी स्मूथ हो जाए। बाकी और कोई वजह नहीं है कि आप सोचे कि ये कोई सिंटेक्स है स्पेस छोड़ना, नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि आपको साफ साफ नजर आए। अब ए बड़ा है सी से, चलो चेक करते हैं, ए ये है और सी ये है। हाँ, ये भी कंडीशन सही निकली। तो बताइए कहाँ एग्जीक्यूट करेगा, इफ में या एल्स में? इफ में।
तो यहाँ तक आने का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो उसका मतलब क्या है कि ए बी से ही बड़ा है और ए सी से ही बड़ा है, तो ओवरऑल कौन बड़ा निकला? F। तो आपने इसके अंदर प्रिंट करा दिया ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। ठीक है। अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट चाहता है कि ए इज ग्रेटर ना लिखकर वेरिएबल वैल्यू लिखिए है 45 इज ग्रेटर, तो आप स्टूडेंट इस ए को ना प्रिंट कराएं, इसको बाहर प्रिंट करा दें। या तो ए, हाँ एट्रीब्यूट ये प्रिंट हो जाएगा और फिर प्लस, फिर ये स्ट्रिंग। तो जब वेरिएबल के और स्ट्रिंग के साथ बीच में प्लस लगाया जाता है तो वो कॉन्केटिनेट हो जाते हैं, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ये और ये आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 45 इज ग्रेटर। चलिए कि अगर ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से। अच्छा स्टूडेंट जरा अब जरा कंसिडर करिए, चलिए चेक करते हैं दोबारा से, क्या ए बी से बड़ा है? चेक करिए। सही है, अंदर आ जाओ। क्या ए सी से भी बड़ा है? क्या ए सी से बड़ा है? नो। नो। तो ये कहाँ जाएगा? एल्स में। कौन सी वाली एल्स में? इस वाली एल्स में या बाहर वाली एल्स में? उससे नीचे यही वाली इफ वाली एल्स में। हाँ, इंटरनल एल्स में है ना। हाँ। तो यहाँ पर अगर आया है तो उसका मतलब क्या है कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन से बड़ा नहीं है, सी से छोटा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर। ओके चलिए ये भी सही हो गए। अब मैडम जरा यहाँ बताइए, क्या ए बी से बड़ा है? बताइए। बड़ा नहीं है। कहाँ जाएगा? हो गई एल्स बाहर में। कौन सा? बाहर वाली एल्स में। तो यहाँ पर आने का मतलब है बी बड़ा है, सही बात है। यस सर। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब है कि बी बड़ा है, इसलिए आप यहाँ तक आए हैं। अब किस किस की कंपैरिजन बच रही है? बी और सी की। यहाँ लिखिए, क्या बी बड़ा है सी से? चेक करिए मैडम, बताइए ये क्या बी सी से बड़ा है? यस। यस। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन बी इज ग्रेटर। ओके चलिए अब मैडम जरा अब कंसीडर करना है इसको, क्या ए बी से बड़ा है? नहीं। नहीं है, छोड़ दो इसे, है ना, एल्स में आ जाओ, आ गए। अब चेक करो क्या बी सी से बड़ा है? नहीं। नहीं है, इसे भी छोड़ दो, इसकी एल्स में आ जाओ। तो यहाँ तक आने का मतलब क्या है? सी बड़ा। बड़ा। हो गया सॉल्व, बन गया मैडम। अब आप इसे रन करके देखिए। देखिए मैंने सबसे पहले पूछा आपको एंटर फर्स्ट नंबर 52, एंटर सेकंड नंबर 74, एंटर थर्ड नंबर 63। तो क्या कह रहा है? 74 इज ग्रेटर। तो आ रहा है। चलिए 96, 63, 52 क्या कह रहा है? 96 इज ग्रेटर। ठीक है, फिर आया 63, 52, 96 क्या कह रहा है? 96 इज ग्रेटर। बिल्कुल सही है। 55, 66, 77, 77 इज ग्रेटर। ठीक है मैडम। यस सर। ये देखिए, लेकिन स्टूडेंट इस प्रोग्राम में एक दिक्कत ये आएगी, मतलब जिसमें डाला 63 और 52, 52 कौन बड़ा है इसमें से? 63। ये दे दिया आंसर। लेकिन मैडम 63, 52, 63
कौन बड़ा है? ए और सी दोनों बड़े हैं। हाँ, बस यही फंस गया प्रोग्राम। तो जब फंस यहाँ पे जाएगा फंसेगा तो ये कहेगा 63 इज ग्रेटर, क्या कहेगा? 63, लेकिन ये नहीं बताएगा कि दोनों हैं। हाँ, दोनों नहीं बताएगा। ठीक है, अब बताए इसमें 63 इज ग्रेटर ये किस वाले को कह रहा है? ए को। नहीं मैडम, सी को। अच्छा, सी को, यहाँ पे सी वाले को ये ग्रेटर बता रहा है। आप चाहें तो अंदर ना, ए प्रिंट करवा के देख सकते हैं हम। हाँ, आप इस चीज को टेस्टिंग में देख सकते हैं। कैसे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर है ना, तो मैं यहाँ पर ए भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ सी लिख दे रहा हूँ, यहाँ बी लिख दे रहा हूँ, तो आपको पता भी रहेगा कि वैल्यू कहाँ से उठा रहा है ये सी। लीजिए स्टूडेंट, अब दोबारा देख लीजिए एक बार आप। 63, 52, 63, 63 कौन सा वाला? सी वाला। चलिए एक बार दोबारा देखिए, 63, 63, 52 कौन सा वाला? बी वाला। बिल्कुल सही, ये है। यहाँ पर ये है। लाने में फंस जाता है। हाँ, जब इक्वल आएगा तो ये प्रोग्राम फंस जाएगा। तो क्या करें? तो मैडम आप इसमें लगाइए लॉजिकल ऑपरेटर। क्या लगाइए? लॉजिकल ऑपरेटर। अब आप कहेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे लगाया जाएगा, चलिए उसका भी प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, मैं सब तरह से प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। लीजिए जावा प्रोग्राम 4, अब इसमें लगाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैडम इस इफ को हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। अब यहाँ लगाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो मल्टीपल कंडीशंस को बाइंड करके चला सकते हैं, मतलब एक साथ जोड़कर चला सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस को अगर एक साथ चेक करानी है तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। मैडम, तो लॉजिकल गेट्स आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, हमने भी 11th-12th में पढ़ाए जाते हैं। समय कॉमर्स साइड से। आप कॉमर्स से हैं? जी सर। कॉमर्स के होके आप इस साइड कैसे आ रहे हैं? सर स्विच कर रहे हैं, वैसे मैं सेमी क्वालिफाइड सीए हूँ। ओके, तो बताइए सीए छोड़कर आप इंजीनियरिंग लाइन में आ रहे हैं? तो क्योंकि हस्बैंड भी इसी लाइन में है तो इसी लाइन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बताइए बीटेक वाले वो परेशान है, आप और परेशान करेंगे उन्हें। कंपटीशन और बढ़ा दिया। बताओ कॉमर्स वाले भी अगर इस साइड आने लगे तो हमारा क्या होगा जी? चलिए, बेस्ट ऑफ लक। कोई नहीं सर, आगे बिजनेस एनालिस्ट की ट्राई कर सकती हूँ ना, फाइनेंस की नॉलेज है और हाँ आईटी की नॉलेज भी लेके फिर बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी कुछ हो सकता है। हाँ, ये तो बात है। तो अभी आप प्रोफेशनली करते हैं काम? जी सर। अच्छा, तो अकाउंट्स ही देखती हैं? हाँ जी सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, फाइनेंस देखते हैं। तो जैसे प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रही है, इससे पहले भी आपने ट्राई करा है? ये फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ सर मैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम है, यानी कि इससे पहले C++ से फैमिलियर नहीं है आप? नहीं सर। ओके, तो समझ में आ रहा है वैसे? हाँ सर, मुझे समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पीछे का बैकग्राउंड नहीं होगा ना, तो ये लूप एरे वगैरह थोड़ा दिक्कत करते हैं। नहीं सर, दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझ में तो आ रहा है। हाँ, बहुत छोटी क्लास में किया था, टाइम तो बहुत हो गया, बट बहुत छोटी क्लास में थोड़ा किया हुआ है। उसके बाद मैंने ऑप्ट नहीं किया था, कंप्यूटर्स ऑप्शन में था हमारे में। तो तो आपने 9th-10th में करा होगा? अ, सर 8 तक ही किया हुआ है बस। 8th तक? तो अगर जी वैसे, हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा ना, कभी कभी मैं रात को 10 बजे, एक मेरे पे एक स्टूडेंट है, कोटा की है वो, अर्चिता। अच्छा। हाँ, वो भी बैकग्राउंड का नहीं है उनका, तो वो सी पढ़ रही है वैसे तो वो। तो अगर आपको कोई इसमें दिक्कत है, क्योंकि जावा में देखिए मैं प्रोग्राम्स तो C++ के नहीं कराऊंगा ना, जावा ही जी पढ़ाऊंगा। तो जी। लेकिन उसमें कुछ जरूरत पड़ती है, तो आप चाहें तो अर्चिता है, उनके साथ ज्वाइन कर लियो, अकेली है। तो कभी भी रात को 10 बजे मैं उनका कभी कभी बैच लेता हूँ,
फ्राइडे सैटरडे संडे लेता हूँ और बीच में कभी ले लेता हूँ 10 बजे। तो उसमें अभी लूप चल रहे हैं उनके, और एरे स्टार्ट करूंगा, तो उसमें एरे जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। एरे, हाँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे सबसे मेन होती है जी। वैसे सर मैं यूट्यूब पे और बाकी गूगल पे ऐसे करके बीच बीच में भी करती रहती हूँ, तो बहुत जगह से पढ़ती रहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, समझ में आ जाता है मुझको। जो चलिए आप चलिए फिर। कैरेक्टर करते हो मुझे वो भी समझ में आ जाता है वैसे, क्योंकि एकदम फ्रेश मैं नहीं पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत इसका एक बैकग्राउंड बना लेती हूँ कहीं ना कहीं से पढ़ के। ठीक है, अगर वैसे भी कोई दिक्कत आए ना प्रोग्रामिंग में, तो मेरे पास एक बैच है, तो आप चाहें तो उसमें मुझे बता दीजिएगा, मैं उसमें आपको ऐड कर लूंगा। ठीक, ठीक है सर सर। जी। आपके लिए ऑप्शन है, आपके लिए। हाँ जी। जी। सर जी, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा सर आर्ट्स है, अच्छा। बीए किया और हुआ है। ओके, तो अच्छा, तो सर आप फैमिलियर तो होंगे ही नहीं सी से, सी प्लस प्लस से? नहीं सर, फैमिलियर नहीं हूँ, लेकिन सर अभी कुछ काम नहीं बचा हुआ है, टेट पास हो गया था, हाँ हाँ। तो अब सिर्फ सर कोडिंग ही सीख रहा हूँ, तो सर कुछ वीडियो से सीख लेता हूँ सर। ओके, तो हाँ, तो मैं आपको मैं नाम तो बताइए आप अपना। अभय आपका प्रताप बेटा? सिंह सर, डेमो क्लास लिया था आपका। अच्छा अच्छा, अभय प्रताप। हाँ तो ठीक है, वो मैं आपको उसमें रख लूंगा, लेकिन वो कभी कभी क्लास होती है, मैंने जैसे बताया, वो रेगुलर नहीं ओके होती है सर, ना। हाँ हिंट मिल जाएगी तो सर हम बाकी काम घर पे करते रहेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो ओके जो सर। स्टूडेंट, हाँ, जो मेरे से पढ़ रही हैं वो कोटा की हैं, ठीक है, तो वो खुद जॉब है, वो टीचिंग जॉब में है, इंग्लिश की टीचर है वो, इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो वो प्रोग्रामिंग सीख रही हैं, तो वो मुझे बता देती हैं कि सर आज क्लास ले लेना, तो रात को 10 बजे मैं ले लेता हूँ क्लास, ठीक है, लेकिन रेगुलर नहीं होती उनकी। ओके सर। ठीक है, तो मैं याद दिलवा देना, मैं आपको उसमें ऐड कर लूंगा। चलिए, तो स्टूडेंट अभी हम आपको क्या बताने जा रहे थे? हाँ, मैं आपको बताने जा रहा था लॉजिकल गेट। लॉजिकल, लॉजिकल गेट्स, अगर मैं आपको पूरी तरह लिखवा देता हूँ, इनको याद रखिएगा, कभी इफ एल्स में गलती नहीं होने की, यूँ समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले मैं लॉजिकल गेट लिखवाता हूँ आपका एंड का, कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। एक कंडीशन होगी, फिर ट्रू फॉल्स रिजल्ट, ठीक। चलिए जी, अगर कंडीशन लिखूं गलत है, किस तरह से लिखवाऊं आपको टेबल बना के, कि पहली कंडीशन पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2। कंडीशन 1, कंडीशन 2 और रिजल्ट। चलिए स्टूडेंट, गेट बताते हैं। ये है आपकी कंडीशन नंबर 1, ये आपने कंडीशन नंबर 1 लगाई है। मैंने बोला ना, गेट, लॉजिकल गेट्स की जरूरत जब पड़ती है जब मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक करना हो, और ये मैं लगा रहा हूँ कंडीशन नंबर 2, और ये लिखूंगा यहाँ पर रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या आएगा। और ये लॉजिकल गेट जो है वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको एंड का, कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। और एंड का जो सिंबल है वो ये है, इस तरह से लिखते हैं 2 बार। एंड गेट, इसे कहते हैं एंड गेट। जो फिजिक्स के स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, उनको तो पहले से ही पता है क्या चीज है। तो स्टूडेंट देखिए कैसे काम करता है। कंडीशन नंबर 1, जो कंडीशन नंबर 1 आपने लिखी है, अगर वो ट्रू है, अगर वो
ट्रू है, और बीच में लग रहा है एंड गेट। क्या लग रहा है इनके बीच में? एंड गेट। तो देखिए कैसे काम होगा यहाँ पे बीच ये देखो आपको समझाने के लिए मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। एक इसमें लगाता हूँ इस तरह से एंड का सिंबल। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये एंड लगा दिया, ये समझाने के लिए कि इनके बीच में एंड है, मतलब ये कंडीशन इनके बीच में एंड है। और कंडीशन नंबर जो 1 है ये निकली ट्रू, ये ट्रू है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, देखिए कैसे काम होता है। अगर आपकी कंडीशन नंबर ट्रू है, कंडीशन नंबर 1 ट्रू है, और बीच में लगा है एंड ऑपरेटर, एंड गेट लगा है, तो अगर पहली वाली सही है तो ये दूसरी वाली को चेक करने जाएगा। एंड ऑपरेटर कहता है, एंड गेट का रूल है कि अगर पहली वाली कंडीशन सही है तो दूसरी वाली कंडीशन को चेक करें। तो देखो मैंने एरो डाल के इसलिए दिखाया आपको कि अगर पहली कंडीशन सही निकली तो ये दूसरी कंडीशन को भी चेक करने जाएगा, और दूसरी वाली भी ट्रू निकली, दूसरी वाली भी ट्रू निकली। पहली सही है तो ये दूसरी को चेक करेगा, और दूसरी वाली भी कंडीशन सही निकली तो ये रिजल्ट देगा वो जो इफ में लिखा होगा। इस टाइम जो आपके सामने रिजल्ट आएगा वो इफ वाला आएगा, जो आपने इफ में लिखा होगा, यानी कि जो प्रोसेस होगा वो इफ के अंदर होगा। ठीक है, तो रिजल्ट जो होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा? इफ वाला। समझ गए आप? यस सर। चलिए अब दूसरा देखिए स्टूडेंट, पहली कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो जब पहली कंडीशन ट्रू होती है तो एंड ऑपरेटर की वजह से वो दूसरी कंडीशन को भी चेक करने जाएगा, और दूसरी कंडीशन निकली फॉल्स। दूसरी कंडीशन फॉल्स निकली तो वो एल्स में एग्जीक्यूट करेगा। कहाँ एग्जीक्यूट करेगा? एल्स वाले पार्ट में, यानी कि जो एल्स की बॉडी होगी उसका आउटपुट आएगा। चलिए आइए, अगर स्टूडेंट पहली वाली ही कंडीशन गलत निकली, अगर पहली कंडीशन ही गलत है तो स्टूडेंट एंड ऑपरेटर दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करता, वो चेक ही नहीं करेगा, वो सीधा यहां से आपको बाईपास करा देगा रिजल्ट की तरफ विदाउट चेकिंग सेकंड कंडीशन। चाहे सेकंड कंडीशन सही हो, उसको वो चेक ही नहीं करने का, वो स्किप कर देगा। सेकंड कंडीशन इसके पहली गलत है और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है इन दोनों के बीच में, तो एंड कहता है कि अगर पहली कंडीशन गलत है तो दूसरी वाली को चेक ही ना किया जाए। तो देखो सही गलत की तो बात ही नहीं उठती ना, वो चेक ही नहीं करने का, और सीधा आपको कहां ले जाएगा? रिजल्ट पे। कहां ले जाएगा? रिजल्ट पे। और एल्स में एग्जीक्यूट करा देगा आपको। कहां एग्जीक्यूट करा देगा? एल्स। यानी कि जो एल्स वाली कंडीशन है उसका आउटपुट आपको दे देगा। बताइए जी शिवांगी, क्या समझ में आया? बताइए एंड ऑपरेटर किस तरह से बिहेव करता है, बताइए। सर एंड का काम मतलब दोनों कंडीशंस को वैसे चेक करने का होता है। अगर पहली कंडीशन ट्रू निकली और दूसरी भी ट्रू निकली तो वो इफ वाला रिजल्ट देगा। पहली ट्रू निकली और दूसरी फॉल्स निकली तो वो एल्स वाला रिजल्ट दे देगा। पहली फॉल्स निकली तो सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, सीधा रिजल्ट दे देगा एल्स वाला। एल्स वाला, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल इसी तरह से याद कर लीजिए, कभी गलती होने की नहीं गेट्स में। ठीक है चलिए अब आते हैं और गेट। कौन सा गेट? और गेट। नंबर ऑफ रोज 4, कॉलम 3। ओके ये लीजिए चलिए स्टूडेंट
मैंने बीच में इनके बीच में लगा दिया एक और, क्या लगा दिया, और ऑपरेटर। हाँ, ये सब पाइप सिंबल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पाइप सिंबल, हाइफन भी कहते हैं, पाइप सिंबल भी कहते हैं, जिसका जैसे मर्जी हो वैसे कह देता है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके पीछे। लीजिए ये भी लगा दिया मैंने आपके बीच में, और ये लीजिए। अब सुनिए ये कैसे काम करेगा। पहली कंडीशन ट्रू है, आपकी पहली कंडीशन ट्रू निकली। चलिए, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ये दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। और ऑपरेटर कहता है कि अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तो सीधा रिजल्ट दीजिए, और वो भी कहां जाकर, इफ में। सीधा आपको इफ में ले जाएगा स्टूडेंट, सीधा कहां ले जाएगा, इफ में, और आपको आउटपुट देगा। हाँ, यानी कि इस वाली कंडीशन को क्या कर देगा ये, इसके। ओके, बताइए शिवांगी क्या बताया अभी आपको, किस तरह से बिहेव कर रहा है। फॉल्स में स्किप कर देता था सेकंड कंडीशन, तो और वाला जो है वो ट्रू के केस में स्किप कर देगा। हाँ, और वो और क्योंकि देता था तो वो इफ का रिजल्ट देगा। अब पता है इसके पीछे ऐसा क्यों है, आप खुद बताइए। और का मतलब पहले तो बताइए, और का मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में और को क्या कहते हैं। और का मतलब होता है या, मतलब या ये इसमें से तो एक, कोई सी एक, तो हाँ मतलब इसलिए, दोनों। हाँ बोलिए। हाँ, मतलब इन दोनों में से कोई सी एक सही होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो अगर पहली वाली सही है तो वो अपना टाइम बचाएगा ना सेकंड वाली को चेक करके। यस यस। यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर वो पहली वाली सही है तो दूसरी वाली चेक कर रहा है। अब दूसरी वाली सही है गलत है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जब पहली सही है तो दूसरी वाली अगर गलत भी है तो भी तो आंसर उसे ट्रू ही देना है। यस तो वो चेक ही नहीं करने का, टाइम बचाएगा अपना। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी वाली को स्किप करके सीधा रिजल्ट दे देगा आपको इफ में। क्लियर है। यस सर। अब मान के चलिए पहली वाली मैडम फॉल्स है, पहली गलत निकली। अब ये दूसरी वाली चेक करेगा, अब ये दूसरी चेक, अगर पहली गलत है तो ये दूसरी चेक करने जाएगा, और दूसरी निकली ट्रू, दूसरी क्या निकली, ट्रू। ठीक है, तो मैडम ये पहली इसने चेक करी, पहली वाली गलत निकली, फिर इसने दूसरी वाली कंडीशन चेक करी, दूसरी वाली सही निकली, तो मैडम ये आंसर देगा इफ में। किसमें, इफ में, यानी कि हाँ, क्योंकि पहली गलत है दूसरी सही है, तो बोला ना और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई सी एक सही होनी चाहिए। ये निकली ना। यस सर। तो ये आउटपुट किस में दे देगा आपको, इफ में। इफ। कोई डाउट, नो सर। अब मैडम पहली गलत निकली, चलो पहली गलत निकली इसलिए दूसरी चेक करने जाएगा, क्योंकि पहली गलत है इसलिए दूसरी चेक करेगा। अब दूसरी भी गलत निकली, दूसरी भी गलत निकली, तो अब ये एल्स में जाएगा। तो बताओ इसमें कब एल्स में जाता है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं। अगर एक भी सही है तो कहाँ एग्जीक्यूट करेगा ये, इफ में करेगा। ये है जी एंड और का फर्क दोनों में, समझ में आ गया जी, एंड और। अब तो मतलब कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं रही होगी ऐसा कि कुछ डिस्टर्ब करे इस चीज को लेके। यस सर। चलिए, अब आ जाता है नॉट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, नॉट। ये लगा दी मैंने एक्सक्लेमेशन का सिंबल। अब मैडम ये कंडीशन को रिवर्स करता है, ये क्या काम करता है, रिवर्स। ये कंडीशन रिवर्स कर देगा। अब आप कहेंगे कंडीशन रिवर्स होने का क्या मतलब है, देखिए कंडीशन रिवर्स होने का मतलब ये है कि आपने एक कंडीशन लिखी, कंडीशन ये ब्रैकेट में कर रखा है आपने, ये कंडीशन आपने ब्रैकेट में, और उसके आगे लगा रखा है नॉट का सिंबल। क्या कर लगा रखा है, नॉट। अब इसका बिहेवियर चेक करिए कि कैसे काम करता है, देखिए
ओ 12:04 हो गए, तुम्हारा दूसरा बैच निकल गया तो पता ही नहीं चला। चलिए मैं जल्दी जल्दी देखिए, ये निकली कंडीशन निकली ट्रू। क्या निकली? ट्रू। और इसके आगे लग रहा है नॉट, है ना? तो इसको कंडीशन को रिवर्स कर देगा और आपको आंसर देगा एल्स में। एल्स। हाँ जी, ये आपको एल्स में ले जाएगा। यस यस सर। ठीक है। और अगर कंडीशन अंदर निकली फॉल्स और बाहर लग रहा है नॉट, तो ये कंडीशन को रिवर्स कर देगा, तो ये इफ में ले जाएगा। ये काम होता है जी इनका। यस सर। ये कंडीशन को रिवर्स कर देता है। ओके। यस सर। ये होते हैं लॉजिकल गेट्स। क्या होते हैं? लॉजिकल गेट्स। लीजिए लॉजिकल गेट्स आपके सेव हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर। बाकी फिर आपको आगे बताते हैं। ये प्रोग्राम में सेव कर लेता हूँ क्योंकि टाइम ऊपर हो गया है। आज जो मैंने आपको कराया है, लॉग आउट कर दीजिए। ये तो स्क्रीन चली गई है, लॉग आउट कर दीजिए आप लोग। मैं भी अपडेट कर दे रहा हूँ, अब आप लोग लॉग आउट कर दीजिए। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके जी।